एक्साइटमेंट के साथ हमारे लवेबल फाउंडर डबल डायमंड राखल एंड नीता महांती के बिहाफ से रश्मिता एंड चंदन जी को स्टेज में बुलाना चाहेंगे। उनके साथ साथ हमारे यहाँ पे उपस्थित डायमंड्स एंड अप को बुलाना चाहूंगा उनको स्वागत करने के लिए। दोस्तों, हम एवरीओ जानते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर गुरुकुल के गेस्ट स्पीकर को किस तरह इनवाइट किया जाता है, तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। आप लोगों का एक्साइटमेंट भरा स्वागत के साथ हम और आप मिलके हमारे गुरुकुल के स्पीकर को बुलाना चाहेंगे विद स्टैंडिंग ओवेशन। प्लीज हेल्प मी वेलकम टुडेज गुरुकुल स्पीकर मिस्टर जितेंद्र प्रताप एंड शालिनी सिंह ऑल द वे फ्रॉम गोरखपुर यूपी। All the way from Gorakhpur, UP. ऐसी धरती पे आके ऐसी लैंड पे आके के जो मिनरल से भरी हुई है। और दूसरा पता है मिनरल पे नजर है। यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ के जो लोग भी है ना, वो नॉलेज से, इंस्पिरेशन से, एक्साइटमेंट से और रेजिलियंस से भरे पड़े हैं, जैसा मैंने सुना है। ये सही है? यस यस। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ आने से पहले ही एक्साइटेड थे, सुपर एक्साइटेड थे कि मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से ढेर सारी एनर्जी हमें वापस मिलेगी। आज मैं जो कुछ भी हम और शालिनी जो कुछ भी आप लोगों से बातचीत करेंगे ना, मैं एक चीज़ पहले आपको बता दूं, उसको लागू करने से पहले, उसको अपने जीवन में उतारने से पहले, अपने जो भी जिनके साथ आप मिलके काम करते हैं, आपके कोच, आपके मेंटोर, उनसे चेक जरूर कर लीजिएगा। रीजन क्या है इसके पीछे, चेक करने के पीछे,
कि मैं हो सकता है कि हमारे सर्कमस्टेंसेज अलग हो, आपके सर्कमस्टेंसेज अलग हो, बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। आपका जो कोच है, आपके जो मेंटर है, वो आपको अच्छी तरह से जानता है और वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि आप इसको जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से आप यूटिलाइज करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरा अपना ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस था। 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स का 2 डिस्ट्रिक्ट में शोरूम था और कंस्ट्रक्शन का भी काम था। इस बिजनेस को देखने से पहले भी मैंने कभी मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा कोई और बिजनेस के बारे में कभी सोच भी नहीं रहा था। अपने जो हमारा स्टेट कैपिटल है लखनऊ, तो अपने बिजनेस के काम के सिलसिले में मैं लखनऊ आया हुआ था और लखनऊ में हमारा छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। अब मतलब पूरी फैमिली के लिए एक घर था किराए पर लेकर के रखा गया होता। कभी कभी ना हम सोचते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें हम प्लान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं लाइफ में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करके करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऊपर वाला हमारे लिए प्लान करके रखता है। यस। तो एक घर किराए पर लेकर के रखा गया था। अब पता है वो घर किसका था? वो घर था नितेश दीक्षित का। वाह। और उन्हीं के घर में एक बड़े से एरिया में 3 कमरे थे। वहाँ पे हम लोगों की फैमिली का एक तरह से समय लखनऊ जाते थे तो वो घर था, किराए का ही था, लेकिन वो घर था। जितने लोग सारे छोटे भाई वहीं पे पढ़ाई कर रहे थे और जो लोग भी जाते थे, अपने स्टेट कैपिटल है तो रेगुलर किसी न किसी को जाना होता था फैमिली से। ज्वाइंट फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली है हम लोगों की, तो जो जाते थे तो हम लोग वहीं रुकते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैं वहाँ सुबह सुबह पहुँचा और फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम में गया और अभी दरवाजा बंद ही किया था मैंने, तो बड़ी तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज आया। अब अगर आपने दरवाजा भी बंद किया, कोई तेजी से दरवाजा पीट रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जोर से। मेरी इमरजेंसी से ज्यादा उसकी इमरजेंसी है। तो मुझे लगा ऐसा कुछ। मैंने दरवाजा खोला तो मेरा छोटे भाई ने ना एक शैम्पू दिया यूज करने के लिए कि भैया ये अभी बॉटल तो थोड़ी चेंज हो गई उस जमाने से अभी तक, लेकिन बॉटल यही थी, 2 in 1 शैम्पू। और उसने ऐसे कहा भैया लीजिए इसे यूज करिए, और मैंने उल्टे हाथ उसको वापस कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहना एक बार देखिए तो। हमने कहा देखना क्या है? तो उसने दाम की तरफ इशारा किया। दिखा। उस टाइम में अभी भी मुझे याद है, नवंबर 98 की बात है ये, अभी नहीं, अभी के कितना 28 ईयर, अराउंड 28 ईयर बैक, और 329 रुपीज ये थे ना। बाल खड़े हो गए मेरे। इतना महंगा मैंने इसके पहले कभी शैम्पू देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। इनफैक्ट 398 के जमाने में 329 रुपीज। मैंने कहा ले आओ ट्राई करते हैं। तो मैंने लिया और यूज किया, और रियली मैं बताऊं, फर्स्ट यूज, क्योंकि मेरे बालों में डैंड्रफ हुआ करते थे, तो मैं डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू यूज करता था। और डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू यूज करने की वजह से बाल ज्यादा रूखे हो जाते थे, इतने रूखे कि हमारे बाल एकदम टाइट और खड़े रहते थे। अब सोचिए अगर बाल और टाइट और खड़े हो तो किस तरह से लगेंगे। तो मैंने लिया और यूज किया, और फर्स्ट यूज में मुझे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन फर्स्ट यूज में मुझे बड़ा अच्छा उसकी फ्रेग्रेंस, फीलिंग्स, और बालों में मैं बार बार अपने हाथ ले जा रहा था, बड़ा अच्छा है। बाहर निकला, उससे पूछा कैसा लगा भैया? तो मैंने कहा कि यार शैम्पू तो बड़ा अच्छा है। उसने एक और प्रोडक्ट दिया बॉडी लोशन यूज करने के लिए, यूज किया और फिर मैं निकल गया। उसने ज़्यादा उसके बाद में नहीं कोई क्वेश्चन आंसर किया। मैंने पूछा कहाँ से लाया, तो बता देंगे भैया, बस खत्म, इतने में बात खत्म हो गई। मैं गया अपना दिन भर काम करके, अपना जो भी काम था अपना दिन भर काम कर रहा था। लेकिन मुझे शाम तक आने के बाद एक चीज़ एहसास हुआ, मेरी स्किन ड्राई है, और अधिकतर होता था कि कुछ भी सुबह वो करके निकलो तो शाम तक ड्राइनेस फिर से वापस आ जाती थी। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि स्किन में ड्राइनेस उतनी नहीं है, और वही ठीक था, और शैम्पू तो अच्छा था ही। खैर बात आई गई, भूल गए। शाम को जब हम आए तो उसने कहा कि भैया क्या प्रोग्राम है? तो ज्यादातर ऐसा होता था कि छोटा भाई
सारे हमसे एज में छोटे थे और अभी पढ़ाई ही कर रहे थे। तो ज़्यादातर मैं क्या करता था कि कभी मूवी दिखाने लेते गए, कभी लंच पे, डिनर पर, ज़्यादातर बार ऐसा होता था। तो मैंने उस दिन कहा, शाम को थोड़ा अर्ली था और रात में ट्रेन देर से होती थी, तो हमने कहा इवनिंग शो 6 से 9 वाले, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। तो उसने कहा नहीं भैया आज मूवी नहीं देखने चलेंगे। हम कहा तो फिर? तो कह रहा मेरे साथ चलिए ना एक जगह, अभी यहीं पे एक छोटा सा मीटिंग है और जो ये प्रोडक्ट आपने सुबह यूज किया था उसी के बारे में बताया जाएगा कुछ। और मैं उसके साथ में उसकी स्कूटर पर बैठा और घर से थोड़ी दूर पर, उसी मोहल्ले के अंदर थोड़ी दूर पर एक जगह कोई मीटिंग थी किसी के घर में। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगा। पहले मैंने सोचा हो सकता है कोई ऐसा कॉमन वेन्यू हो जहां पर कुछ प्रोडक्ट का सेल वेल ये लोग कर रहे हों, कोई प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, कुछ भी ऐसे होगा। तो मैंने कुछ जेब में पैसे रखा, मैं सोचा वहां जाके प्रोडक्ट खरीद लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां पहुंचा तो एक कमरे के अंदर इस तरह से एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था और अभी कुछ लोग आए थे, मैं थोड़ा अर्ली पहुंच गया था, लेकिन आगे जगह सा खाली थी, लेकिन मैं पीछे जाके कोने में बैठ गया क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल था वहां पर, बहुत कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि कोई बिजनेस जैसा भी माहौल नहीं, किसी का घर है, वहां पर कुछ लोग आ रहे हैं। तो 10-12 लोग आ गए और एक मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में सबसे पहली चीज हमने जो चीज ऑब्जर्व करी, पहला जो हमारा लुक था, जब प्लान दिखाना शुरू हुए ना, तो आपको पता है कि कोई चीज आदमी कैसे रिलेट करता है। जब हम लोग अभी 11th-12th में थे, उस टाइम पर मेरी कजिन सिस्टर जो बड़ी थी, उनकी एक दोस्त थी, वो उन्होंने एक स्कीम ज्वाइन किया था। 100 रुपए के तुम मेंबर बन जाओ, 3 मेंबर तुम बना दो, तुम्हारा 100 रुपए के करीब वापस हो जाएगा। वो आगे 3-3 बनाएंगे तो उनका वापस होगा और कुछ पैसा तुमको, वो आगे 3-3 बनाएंगे तो ऐसा होगा। और वो मतलब ऐसा स्कीम मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती मुझे भी डाल दिया गया था उसमें। और मैंने अपने कुछ दोस्तों से उस टाइम में कहा था कि ऐसा स्कीम है, तो कुछ भी नहीं हुआ था मेरा। मतलब बस मेरे दिमाग में उस स्कीम की पिक्चर थी बस कि ऐसा कुछ होता है। ये प्लान देख रहा था तो मुझे क्या समझ में आया होगा, आप बताइए किससे मैंने रिलेट किया होगा? पता है हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है कि हम कोई भी नई इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, तो वो किसी पुरानी चीज से जाकर रिलेट करते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से पड़ी हुई। तो मैंने उसी से रिलेट किया, ऐसा कुछ है। लेकिन उसी टाइम पर जब वो हल्का सा वो प्लान का पार्ट खत्म हुआ, हाँ इनकम थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही थी, जिसमें जो अर्निंग दिखाया गया वो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही थी। और जब उसमें ये बताया गया कंपनी के बारे में, तब मेरी आंखें चौड़ी हुई। हमने इतनी बड़ी कंपनी का प्रेजेंटेशन कि इतने सारे इनके पेटेंट्स हैं, इतने सारे कंट्रीज में है, वो सब जो सब डेटा बताए गए ना, तो मुझे लगा ये तो कुछ बड़ी कंपनी है। होता है जब आप नई नौकरी होती है, जैसे मैंने अपने पापा को देखा था कि तब क्या होता है कि एक टाइम फिक्स होता है कि हाँ इस टाइम पे ऑफिस जा रहे हैं, काम भी फिक्स होता है, इतना काम किया, फिर टाइम से घर आ गए, तो उनके पास फ्री टाइम भी होता था क्योंकि उनके पास कम पेशेंट थे, कम काम होता था, तो फ्री टाइम भी होता था, हम लोग टाइम साथ में स्पेंड कर पाते थे। लेकिन किसी भी प्रोफेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे आप और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रमोशन होता है तो हमें अच्छा लगता है। जब आप कोई काम करते हैं, आपका प्रमोशन होता है तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सैलरी बढ़ जाती है, लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे जैसे प्रमोशन होता है तो क्या केवल सैलरी बढ़ती है या फिर कुछ और भी बढ़ता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो चीज सबसे पहले बढ़ती है वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ऐसा है कि आपके ऊपर जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका जो टाइम है वो उतना ज्यादा वहां पे लग जाता है और फ्री टाइम जो अपने हिसाब से हम बिता पाए वो कम होता चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ था, हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे थे, मेरे पापा के पेशेंट्स ज्यादा नंबर्स में होते जा रहे थे, वो ज्यादा बिजी होते जा रहे थे। और जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए तो ऐसा ही होता था कि वेकेशन पे कहीं जाना है तो मैं, मेरे सिस्टर और मम्मी हम लोग ही जा पाते थे, वो नहीं जा पाते थे।
तो लेकिन ऐसा बहुत कॉमन है, ऐसा हर तरफ देख रहे थे हम लोग, तो मुझे लगता था कि ऐसे ही होता है। पर जब यहाँ पे आए तो मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग है। यहाँ पे क्या है, काम तो करना है लेकिन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देखी मैंने, वैसा मैंने कभी सोचा नहीं था। और काम जब हम करते हैं, काम तो हर कोई करता है, लेकिन अगर हमें ये फ्रीडम मिल जाए कि हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर पाते हैं। और स्पेशली ये अगर मैं देख पाती हूँ कि लेडीज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज, क्योंकि जब मैं बिजनेस में आई थी तो ये चीज मुझे उस टाइम नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब मुझे, क्योंकि पिछले 22-23 सालों से इस बिजनेस में हूँ, और मैं ये देख पाती हूँ कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो भी, मेरी ज्यादातर फ्रेंड्स वर्किंग हैं, तो क्या होता है कि जब मैं उनकी लाइफ में देखती हूँ तो, या फिर और भी लेडीज से जब हम लोग मिलते हैं, तो लेडीज के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि अपने फैमिली को और अपने करियर को कैसे दोनों को एक साथ मैनेज करें। और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग डेटा भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोगों ने सुना होगा बहुत ही रेप्यूटेड सर्वे एजेंसी है मैकिन्जी के बारे में। तो मैकिन्जी की 2025 की, यानी पिछले साल की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में अगर विमेन को देखें तो टैलेंट की कमी नहीं है। इंडिया का जो 50% ये टैलेंट है, मतलब जो ये विमेन हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन कमी किस चीज की है, पार्टिसिपेशन की। क्योंकि जब उन लोगों ने रिसर्च किया तो पाया कि यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट में कोई कमी नहीं है, मतलब 48% लेडीज जो हैं, वे लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट उनका हो रहा है, लेकिन जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं वहां पे पार्टिसिपेशन केवल 33% रह जाता है। और जैसे जैसे ग्रोथ, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है, मतलब मैनेजर की पोजीशन पे केवल 24% फीमेल पार्टिसिपेशन रह जाता है, और सीनियर लेवल यानी कि बोर्ड रूम तक पहुंचने वाली केवल 20%। यानी कि जो सीनियर मोस्ट लेवल होता है किसी ऑफिस में, अगर बोर्ड रूम में 10 लोग हैं तो 2 ही लेडीज होती हैं इन जनरल। तो मैकिन्जी की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, लीकेज, मतलब पाइपलाइन में आती हैं विमेन, लेकिन लीकेज कहाँ होता है, जहाँ पे फैमिली और करियर दोनों डिमांड्स कोलाइड करती हैं आपस में। और वही रीजन है कि हमारे इंडिया में जो ये लेडीज का टैलेंट है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। और वही मैकिन्जी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर ये टैलेंट फुल्ली यूटिलाइज हो जाए तो इंडिया की जो जीडीपी है वो $700 बिलियन इंक्रीज हो सकती है। तो ये जो पूल है ना, जिनको आज कहते हैं ओवर क्वालिफाइड हाउसवाइफ्स इंडिया में, ये बिगेस्ट डेमोग्राफिक है पूरी दुनिया का। तो ये जो ओवर क्वालिफाइड हाउसवाइफ्स है, अगर ये फुल पोटेंशियल पे अर्न करना शुरू कर दें तो ये हमारी कंट्री के लिए भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। अब इसको हम रिलेट करते हैं अपने बिजनेस की टाइम फ्लेक्सिबिलिटी से। तो आप सोचिए कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसको कि हम लोग बिल्ड कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। क्योंकि दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हम कोई जॉब कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम देना होता है। जहाँ पे आप अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से देखते हैं कि हमारा दिन भर में वो टाइम जो कि अनप्रोडक्टिव चला जा रहा है या जो कम प्रोडक्टिव काम करते हुए जा रहा है, उसी टाइम को यूटिलाइज करके ये बिजनेस बिल्ड हो सकता है। क्योंकि एमवे हमें यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है जहाँ पे हम कॉन्फिडेंस के साथ अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बिजनेस खड़ा कर पाए जो आपको सस्टेनेबल अर्निंग, और सिर्फ सस्टेनेबल अर्निंग्स ही नहीं, जेनरेशनल अर्निंग्स भी दे सकता है। तो ये चीजें मुझे लगा कि ये बिजनेस बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये बिजनेस जो है हमें मौका देता है एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल बिल्ड करने का। होलिस्टिक लाइफस्टाइल मतलब जहाँ पे आप अपनी फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल वेल्थ, हर एक
चीज के ऊपर सही से काम कर पाते हैं, उसको अच्छा कर पाते हैं। जैसे कि ये बिजनेस है, यहाँ पे यूजुअली होता है कि बाकी जगह पे क्या होता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में मनी, पैसा एक ऐसी चीज है जो लाइफ के हर एक चीज को टच करता है। आज की डेट में ज्यादातर चीजें पैसे से सॉल्व हो सकती हैं। तो क्या होता है कि हमारा फोकस हो जाता है कि कैसे हम अपने अर्निंग्स को, अपनी इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। जो आपका लक्ष्य चाहता है वो काम कर, होगा वो जो तू चाहता है। तो अपने उसमें बारीकी से ध्यान रखिए अपनी कार्य योजना पर, और अपनी कार्य योजना पर बड़े ढंग से काम करिए। और एक चीज और याद रखिए, कभी भी जीतने से पहले जीत का जश्न ना मनाएं, और हारने से पहले कभी हार का गम ना मनाएं। उठें, जूझना समझते हैं, जूझें और जूझते रहें। कब तक? जब तक आपके लक्ष्य ना मिल जाए। और मैं अपनी बातचीत खत्म करने से पहले मैंने पहले आप लोग के लीडर से परमिशन ले ली है। अब हिंदी कितना आप समझ पाएंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्योर हिंदी है, क्योंकि ये मेरी कोई कविता नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है। और मैं बड़ा छोटा था ना, मुझे लगता है प्राइमरी उसमें रहा होगा, तभी कभी मैंने ये कविता सुन लिया था। पूरी कविता मुझे नहीं याद थी, लेकिन कुछ लाइनें मुझे याद थी। फिर मैं जब थोड़ा, अभी कुछ साल पहले मैंने वो पूरी लाइनें याद लिखी बढ़िया से, और उसको पूरी लाइनों को पढ़ा, और जैसे जैसे एक एक लाइन को पढ़ा, उस पूरी कविता में कोई लाइन ऐसी मुझे नहीं लगी। और मुझे लगा ना कि पता नहीं उस टाइम पे इन्होंने हमारे बिजनेस के लिए क्यों लिख दिया ये। और कभी कभी सोचता हूँ मेरे लिए लिख दिया क्या वो कविता। सुनाऊं आपको? वो कविता है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। मुझे लगता है इतनी लाइन तो समझ में आ गई है। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, समझो कि सुयोग न जाए चला, अपॉर्चुनिटी हाथ से ना चली जाए। समझो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। जो आपने कार्य किया है, अपना उपाय किया है, कभी वो व्यर्थ नहीं जाता है। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। मतलब केवल पूरी दुनिया सपना नहीं है, जो अचीवमेंट है वो सपना नहीं है, अपना रास्ता आपको खुद बनाना है। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व कहा, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। दरूप रहो भवकानन को, नर हो न निराश न करो मन को। जब सब कुछ यहाँ है, अभी शालिनी ने बात किया ना कि सारे सपोर्ट सिस्टम यहाँ है। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, सारी चीजों को अपने अंदर डालो, उठ के अमृतत्व विधान करो। एक लेगेसी बनाओ अपना खुद का। निज गौरव का निज ध्यान रहे, तुम भी कुछ हो यह ध्यान रहे। मतलब आप कौन हैं इसका हमेशा ध्यान रहे, आपकी छवि क्या होनी चाहिए। निज गौरव का निज ध्यान रहे, तो हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे। ऐसा कुछ कर जाओ ना कि आपके जाने के बाद भी मदन लाल जी को इस दुनिया से गए हुए 25 साल, और मैं यहाँ पे बहुत
ऐसा वो कर गया देखिए। निज गौरव का निज ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं या ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न चदो निज साधन को, कुछ भी हो जाए अपने साधन को मत त्यागो, जो मिला है उसे न त्यागो, न रहो न निराश करो मन को, प्रभु ने तुझको कर दान किए, कर मतलब हाथ, भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, सब वांछित वस्तु विधान किए, जितनी चीजें जरूरत है सब है हमारे पास, तुम प्राप्त करो उसको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, उसी के सभी धन हैं, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन, करके विवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, करके विवाद, बहुत सारी बातें करके खेद मत करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, आलसी जीवन को धिक्कार है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। All emeralds and honor emeralds, please help me welcome आप लोगों के एक्साइटमेंट के साथ all emerald and honor emeralds welcome the stage. Name Professor CT, One Vijaipur Building Business.
My name is Sandhya Rani Sahu, wife of Dr. Anil Sahu, business lady from Qatar. Today's speaker जो बोले हैं उसको काम में लगाना है और खुद को सक्सेसफुल करना है. मैडम Dr. Anil, make orthopedic surgeon, build this business for happiness. Hi, here is Rajendra Mishra and I am from Bhubaneswar. इस बिजनेस को इसीलिए हम करना है. आज का स्पीकर को सुनिए और लिखिए और लाइफ में अप्लाई कीजिए एंड इस जोन पे रहिए. थैंक यू. Hi, good evening. Myself Jayakumar Bhaiya, professionally I'm a teacher and building this business very passionately with my wife Jasoda for peace. गुड मॉर्निंग. मेरा नाम रविंद्र स्वाई, मिसेस अमिता स्वाई. मैं वेजिटेबल बिजनेस करा था, अभी फुल टाइम हो गया. एक ड्रीम है तो फोकस है तो वर्क है, सक्सेस जरूर है. Hi everyone, this is Somnath and Sushma. Building this business as ultimate career of life. मैसेज नथिंग फ्रेंड. अभी जो स्पीकर आएंगे कैसे क्यों करना है वो बता चुके हैं, अभी कैसे करना है वो बताएंगे, उसके लिए रेडी रहिए. थैंक यू. गुड आफ्टरनून दोस्तों. नाम और भवानी शंकर नंदन, बेसिकली सिविल इंजीनियर. आप जिसके लिए बिजनेस के अंदर आए थे, जब तक वो ना हो जाए तब तक लगे रहिए, आप एक दिन जरूर हो जाएगा. Myself Nirmani Rai, health and well-being entrepreneur. और आज का स्पीकर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए. जैसे कि मैडम ने बोला कि दिस इज अ बिजनेस फॉर लेडीज. जो चाहते हैं खुशी के लिए सब कुछ यहाँ पर मिलता है, सो लगे रहो. गुड मॉर्निंग, स्वागतिका एंड बिजनेस लेडी. यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड बिल्ड द बिजनेस. सो गुड आफ्टरनून, चित्रसेन बेहरा. कीप योरसेल्फ ऑन एसोसिएशन. थैंक यू. गुड इवनिंग, जसमीत सिंह फ्रॉम बलांगीर. एंड आज के स्पीकर को आप सुनिए, अभी नॉट्स एंड गोल्स के ऊपर बात करेंगे. थैंक यू. Good evening, myself Dilip Mishra from Bhubaneswar. Thank you. Good evening, this is Pratima Mishra from Bhubaneswar. Manorama Rai, housewife, doing this business very passionately. गुड इवनिंग. कैसे रहा है? प्रोफेशनली मैकेनिकल इंजीनियर. हो ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि स्पीकर जो बोले अच्छी चीज सस्ते नहीं होते, लेकिन ये संभव है और आप भी कर सकते हो. हाय, माई सेल्फ पंकज, बिलोंग्स टू बालेश्वर. तो बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है. आप ही कर सकते हैं. चलिए, हेमालिनी बेहरा फ्रॉम बालेश्वर. तो मैसेज सिर्फ यही है कि स्पीकर यूपी से आए हैं तो हमारे लिए आए हैं, तो उनको ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ लेकर जाइए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए. थैंक यू. मैं सिर्फ मनोज राउत एंड बेसिकली मैं गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा था, अभी फ्री हूँ. BRS एंड एक्चुअली दो एक इवेंट है. एक तो हमारा इवेंट चल रहा है, मतलब क्या कि आज फादर्स डे है ना, एक फादर्स डे है आज ना. हाँ, तो एक सब फादर्स के लिए एक जोरदार तारीफ हो सकता है. एंड दे आर द बैकबोन एंड देयर फैमिली. हम लोग का सब लोग जितना इधर बैठे हैं ना, ये लोग इसी बिजनेस का छोड़ दो, जितना वो स्पीकर बताए ना, और जितना फादर का जितना काम है सब बता दिए. थ्रू दिस बिजनेस है, यू कैन बी बैकबोन. बट अब अभी लेडी लोग बोले भाई हमारे लिए कुछ नहीं बोले, मतलब ये बैकबोन के लिए ये बैकबोन है. जो फादर है बैकबोन का ये बैकबोन है लेडीज है. इस लोग भी सबसे ताली हो सकता है. एंड इंटरनेशनल जो डे है, हेल्दी रहना है और हेल्दी हमको रह के ये बिजनेस के हमारे ये बिजनेस में सब कुछ मिलता है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ मिलता है. और स्पीकर जो आए हैं, इतना अच्छा स्पीकर है, इसे इतना अच्छा एक्सपीरियंस है. और ये सब सुनिए, आराम से ध्यान से सुनिए और लेके जाइए. ये सुनने से ठीक है, और ये सुन के खुद को कुछ लेके नोट वगैरह लीजिए और नोट लेके जाइए और घर में जाके थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और आपका खुद का बिजनेस में अप्लाई कीजिए. सक्सेसफुल बनकर इधर आइए, सबका आपके लिए डालेंगे. थैंक यू. गुड आफ्टरनून, मैं सिर्फ हाउसवाइफ नाम बिजनेस लेडी. तो स्पीकर की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो बोल रहे थे जो अगर हम अपने भूल को मानते हैं तो उसको वो हमारा संस्कृति है. अगर वो भूल को हम सुधार ले रहे तो वो हमारी प्रगति है. हम जो भी हम भूल करते हैं, अगर हम सुधार के बिजनेस में
अप्लाई करके और बिजनेस करते हैं तो सबके साथ तो भूल होता है, सबके पास कुछ ना कुछ भूल है, लेकिन वो भूल को सुधारने से ही हम बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं। थैंक यू बैक। Okay, good evening everyone. This is Bhavani Shankar Mishra from Bhavani Patna and here is my background. नमस्कार, मैं संतोषी दास, बिजनेस लेडी। So friends, आज जैसे हम स्पीकर को सुने कि वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, कैसे ये बिजनेस में हेल्थ एंड वेल्थ एंड हैप्पीनेस एवरीथिंग नाउ यस दे बोथ है, वो लाइफ को जो जी रहे हैं, तो वी ऑल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि हम एक अपना बिजनेस बना सकते हैं एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जो ऐसा एक बिजनेस है जिसमें कि कोई स्टाफ स्टॉक ओवरहेड कोई बिजनेस हजार्ड्स नहीं है, एवरीथिंग टेकन बाय एमवे। और इस बिजनेस को अगर कंसिस्टेंटली बिल्ड किया जाए तो एक ऐसा इनकम हम जनरेट कर सकते हैं जो एक लीगेसी क्रिएट कर सकते हैं। सो उनका जो स्टोरी है जो वो शेयर किए, वो कितना 28 साल हो गया बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं एज ए कैरियर उनका आज बन चुका है, और उन जो बिजनेस उन्होंने जो खड़ा किया एक एम्पायर, वो हम सब लोगों के लिए भी एक होप है। यस, इट इज पॉसिबल। हम यही मैसेज लेके जा सकते हैं उनका स्टोरी सुनने के बाद, इट इज पॉसिबल। अभी आके वो बताएंगे कि हाउ वी कैन बिल्ड आवर बिजनेस, तो उसके लिए थोड़ा और अटेंशन रखना है। एंड वट एवर स्पीकर विल स्पीक, अगर उस चीज को हम फॉलो करेंगे, डेफिनेटली वन डे विल बी आल्सो इन दिस थिंग। और हम दोनों भी ये बिजनेस को अराउंड 24 इयर्स बिल्ड किया, और इस बिजनेस को जैसे बिल्ड कर रहे हैं, तो ऐसा बिजनेस हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा कभी हो सकता है ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे तरफ से और स्पीकर की तरफ से यही हम बता सकते हैं, ये बिजनेस आज के डेट में एक मतलब एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो इस इकोनॉमिक सिनेरियो को हम देख रहे हैं, एवरीवन कैन बिल्ड दिस बिजनेस पार्ट टाइमली, स्पेयर टाइमली और फुल टाइमली। सो हियर इज माय बैकग्राउंड। यस फ्रेंड्स, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, वेल्थ हैप्पीनेस का एक कंप्लीट पैकेज है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और जो बड़े चीज आसानी से नहीं मिलता है। और नमस्कार ऑल ऑफ यू, वी आर तापस एंड सुष्मिता, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, जिस दिन हम इस बिजनेस को साइन करते हैं 90% लेडीज, यहाँ पे जितने लेडीज बैठे हैं सबको डायमंड जाने को मन करता है। एग्रीड? चिल्ला के बताइए यस। तो हम सबके दिमाग में रहता है कि हमको डायमंड जाना है, और ये जो फुट स्टेप्स है ना, यहाँ पे शालिनी एंड जेपी दोनों बता रहे थे, एक ही चीज को ध्यान रखना, जैसे कि मैं ध्यान रखती हूँ, आपको भी वही टिप्स दे सकती हूँ, आपका स्ट्रेंथ एंड आपका वीकनेसेस। आपका जो वीकनेसेस है उसको लिस्ट बनाइए, उसको कैसे स्ट्रेंथ बनाएंगे उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और अपना स्ट्रेंथ के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करिए। वो काम दिखना चाहिए, जिस दिन वो काम दिखेगा उस दिन आप डायमंड जाते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। myself तापस पंडा, यहाँ पे बोलना चाहिए कि हस्बैंड ऑफ सुष्मिता। एनीवे 26 साल से हम बिजनेस में हैं, 26 साल हो गए, छोटी मोटी बात नहीं है। और पिछले 25 साल से हम कुछ नहीं करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन नए लोगों के लिए है। पिछले 25 साल से हम कुछ नहीं करते हैं, और कैसी जिंदगी है, कितने पैसे कमाए हैं, क्या कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करने की समय होना नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। बस यही है कि शांति है, बड़ी खुशी की जिंदगी है, और ये सबसे बड़ा। आज की डेट में सब कुछ मिल जाता है, एक ये कम वक्त खुशी ही तो नहीं मिलती, शांति ही तो नहीं मिलती, जो आज के डेट में हमें हर वक्त हर पल फील होता है। 25-26 साल पहले हमने बिजनेस शुरू किया था, तब लोगों से बात करते थे बिजनेस के बारे में, मजबूरी थी। आज भी बात करते हैं, हैबिट हो गई। तब अपने बारे में सोचते थे कि अपना क्या कर लेंगे, अपने लिए क्या हो सकता है। अब जब बात करते हैं तो ये भी सोचते हैं कि दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। चेंज हो गया बहुत सारी चीजें, और बहुत कुछ बोलने की बड़ी बोलने की जरूरत भी नहीं है। आज के स्पीकर को आपने देखा, कहते हैं ना फला, जो जिस पेड़ में बड़े फल होते हैं वो बड़ा झुका हुआ होता है, वो ऐसे ही है। उसने अपने बारे में तो बताया ही नहीं, वो बताता भी नहीं, पर अगर बताना शुरू करे वो, तो आपको पता नहीं वो क्या बैकग्राउंड है उसके। बोलना चाहिए नहीं चाहिए मैं बता देता हूं। आज भी उनके फादर बीजेपी गवर्नमेंट में वो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में।
लेकिन ये बात वो स्टेज से नहीं बोलता कभी। वो कहते हैं वो मेरा पापा का प्रोफेशन है, मैं बिजनेस करता था, मैं एमबीए बिजनेस में हूँ। आज भी मैं ये नहीं कह रहा कि थे, आज भी राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन कहते हैं ना भरा हुआ पेड़ है। वो खाली ये बताना चाहता है कि यहाँ पे हम जो आए अपना बड़ा बिजनेस छोड़ के, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, बहुत फैला हुआ बिजनेस है, लेकिन सब कुछ छोड़ के इस पे अगर उसका फोकस है और ये बिजनेस कर रहे दोनों शांत हैं, खुश हैं और चाहते हैं कि इसी बिजनेस को करते रहें वो दोनों, इसी में हमारी शांति है। ना हमें पापा के साथ जाना है उनके प्रोफेशन में, ना कहीं और जाना है। तो इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस में घूम फिर के वो शांति, वो मन की खुशी कहीं ना कहीं पे है जो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा आगे। आज के डेट में जहां हम जी रहे हैं 2026 में, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं, पैसे लोग कमा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जिन चीजों की कमी है आज की डेट में वो यहाँ पे मिलता है। तो शालिनी भी बता रही थी उसके बारे में सब कुछ। हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो रहा है और हम इतने सौभाग्य हैं, मतलब फॉर्चुनेट हैं कि हम ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में हैं जिससे सब बनता है, जो 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 एग्जाम्पल है हर चीज का, चाहे वो प्रोडक्ट को हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल का हो, चाहे कुछ भी हो। बाकी जो बीच में बच गया वो ये है कि जैसे अभी जितेंद्र बता रहा था कि फोकस करके मुझे काम करना है और जब पहुंचूंगा उसके बारे में सोचना है कि कहाँ पहुंचना है। वो इतना अच्छा कविता भी उसने सुनाया है कि हमारे पास सब कुछ है, बस हमें चाहिए कि हमारा फोकस कहाँ पे है, हम काम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ पहुंच सकते हैं। पहुंच जाइए। यहाँ पे पहुंचने के बाद, इस लेवल पे आने के बाद एटलीस्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहुंच के पहले देख लीजिए कि जिंदगी कैसी होती है, फिर आपको पता लगेगा कि मन की शांति खुशी किसको कहते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनोसिनी। टुडे द बेस्ट डे, हम लोग क्लाप कर सकते हैं टुडे स्पीकर के लिए। तो मैं एक ही बात बोलूँगी जो स्पीकर ने बोला, टेम्पररी खुशी हम लोग कहाँ पर भी कमा सकते हैं, लेकिन परमानेंट पीस पाने के लिए इस बिजनेस करना पड़ेगा। तो उसने तो बहुत सारी बात की है। टुडे इज द डे ऑफ बिलीव, टुडे इज द डे ऑफ डिसीजन। आप यहाँ पर बैठकर ओपन योर माइंड एंड हार्ट को ओपन करके बैठिए और जो भी बात करेंगे उसको ग्राब करिए और एक डिसीजन लीजिए आपका लाइफ को चेंज करने के लिए। थैंक यू। हाय, मो नाम हूँ ज्ञानरंजन प्रधान एंड ये बिजनेस लगभग मोर देन 25 इयर्स, मतलब 2 decades and 5 years आने बिजनेस को हमें पढ़ी सल्लुली एंड जिम्मेदार स्पीकर्स कहले आई नेवर लुक एनीवेयर कि रिग्रेट्स नहीं कि मो या ही पार्लिनी मो या बनी पार्लिनी। वी फील प्राउड कि बिजनेस को मैंने चुनी की आज का डेट है, बिकॉज टुडे इज नॉट आवर डे एक्चुअली। टुडे यू लिसन फ्रॉम द स्पीकर्स हाउ ही अचीव हिज सक्सेस स्टेप बाय स्टेप, what commitment is putting in his journey. देखो आप ये बिजनेस में what you learn, what you observe, and what you change in within, it is the parameters to grow towards your growth and success. This is the way actually. This is the platform that company has designing for you. You forcibly you have to change your life. हमें समस्त एक डिफरेंट वर्क ऑफ लाइफ, वी हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ स्ट्रेटेजी समस्त इन द नाउ इट्स ए टाइम टू थिंक एंड बियॉन्ड एक्चुअली हाउ यू ब्रेक योर लिमिट एक्चुअली। आम जो कंसिस्टेंसी ये मीटिंग टीचिंग ट्रेनिंग रे आसी, हाउ you and we break our limit to unfold to excellence, to bigger growth and succeed. ये बड़ा सोच अपन किमित ग्रो करे। दिस इज द प्लेटफॉर्म
अदरवाइज नहले आपण पूरा वर्ल्ड आपण देखंतु देयर इज इन लाइक पॉजिटिव देयर पीपल आर डिस्करेज्ड you know we have found the people who will appreciate आम घरे लास्ट 25 वर्ष हेलानी डू यू थिंक केही मते एनकरेज करूछन कि you are doing fantastic no it is happens to everyone nobody is going to believe actually कि you are doing the best actually once you prove the best is a mental satisfaction जिमि से कहले पीस ये mental satisfaction टा आपण देखि परियो you can show up anything and that is the unique picture if you choose only this business in the world there is nothing in the world नहीं आज मो कथा हेबेनी थैंक यू सो मच एंड ओवर टू अस के एक्साइटमेंट के साथ प्लीज हेल्प वेलकम फाउंडर डबल डायमंड ऑन द स्टेज गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। आई थिंक क्लाप एक पहले होना चाहिए आज स्पीकर के फर्स्ट सेशन के लिए। कितने लोगों को सच में लगा कि एक रिफ्रेशिंग व्यू बिजनेस के बारे में उन्होंने बताया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि फिर से लगा कि वो जो बिजनेस के बेसिक्स होते हैं ना ABCDE आज वो पूरा बड़े सिंपल तरीके से बताया। और अगर फर्स्ट इनिंग धमाकेदार हुआ है तो सेकंड इनिंग के लिए तैयार है ना? यस। ओके। So again, मेरा नाम चंदन है and we are building this business as a second generation with the proud legacy of your all beloved Haina and Bahadur Akhala Nisha Manti. और आज का दिन भी बड़ा स्पेशल है। आज का दिन क्या है? फादर्स डे है। तो मैं चाहता हूँ और फादर का एक रोल होता है हमेशा आज मेंटर, कोच, गाइड बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। तो आपके लाइफ में आप आज जहाँ पे हैं जो भी अचीव किए हैं ये बिजनेस में और अदरवाइज आपके लाइफ में ये सब अचीवमेंट के लिए जिन जिन लोगों का आज एक फादर फिगर कंट्रीब्यूशन रहा है मैं चाहता हूँ उनको याद करके उनके लिए जबरदस्त यू आर ट्रूली ब्लेस्ड कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई मेंटर, कोच, गाइड आपके साथ है। अब देखिए ये स्पीकर जो थे बात कर रहे थे टेनिस के बारे में बता रहे थे, PV सिंधु के बारे में बताया, तो मैं उसके ऊपर जैसे क्विक स्टोरी बताऊं क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमारे ऑफिस में एक इवेंट था दिल्ली में, तो हमने इनवाइट किया था और एक लेजेंडरी टेनिस चैंपियन साइना नेहवाल। कितने लोग सुन रहे हो नाम साइना नेहवाल? सुना है ना? तो शी वॉज इंडिया का टेनिस के मैप में इंडिया को आगे लाने में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना? जब कोई जानता भी नहीं था शी वॉज द फर्स्ट वन हु एस्टैब्लिश्ड गॉट द ओलंपिक मेडल। उसके बाद PV सिंधु वगैरह सब कुछ आए। तो उनके स्टोरी में से पूछा गया था कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, पैनल डिस्कशन था, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया और मैं बोलता हूँ कि ये रेलेवेंट क्यों है हमारे बिजनेस के लिए बताऊँगा। तो उनको आई थिंक शी वाज आस्किंग कि आपने प्रोफेशनली लाइफ में इतना सारा अचीव किया है, इतना सारा मेडल, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक मेडल, आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? तो शी शेयर कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में साइना नेहवाल गई थी क्वार्टर फाइनल में, आप गूगल करके देख सकते हैं। तब तक वो उनका कोई रैंक नहीं था, अनसीडेड थे, मतलब मान के चलिए वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह मैच जीतते 2008 में वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई थी बीजिंग ओलंपिक्स में। बोले जो क्वार्टर फाइनल का मैच चल रहा था वो 2 सेट से आगे थी, ठीक है ना? 3 सेट होता है बैडमिंटन में, पहला सेट वो जीती थी, दूसरा सेट ओपोनेंट जीता था तो 1-1 था, तो थर्ड सेट वाज द डिसाइडिंग फाइनल सेट। बोले थर्ड सेट में मैं 11-3 से आगे थी। बैडमिंटन में 21 पॉइंट का गेम होता है, तो जो पहले 21 पॉइंट बनाया वो जीत गया। बोले थर्ड सेट में आई वाज लीडिंग बाय 11-3। बोले अभी दुनिया में आप हिस्ट्री उठा के कहीं पे भी देख लीजिए, अगर कोई प्लेयर 11-3 में आगे है तो वो सेट माना जाता है कि वो जीत ही गया, क्योंकि उसके बाद बाउंस बैक करना ओपोनेंट को बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि 3 पॉइंट से फिर 21 पॉइंट तक जाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो
तो शिवा सिंह आई वाज प्लेइंग वेरी वेल, ये और आप इसको अगर गूगल करके पढ़ेंगे, गूगल बताएगा कि साइना नेहवाल उसके बाद टायर्ड हो गई, सी लॉस्ट हर स्टैमिना, इसलिए वो मैच हार गई। बट उन्होंने बताया स्टेज पे जब हम बैठे थे 2 हफ्ते पहले, सी सेड, वो जो मैं 11-3 में लीड कर रही थी ना, एक हल्का सा सी सेड कि सर 3 सेकंड का, 2-3 सेकंड का मेरे माइंड में एक थॉट आया, यार अगर ये क्वार्टर फाइनल जीत गई, आई विल बी द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू ओलंपिक सेमीफाइनल। मेरे मॉम कितनी खुश होंगी, उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया है मेरे जर्नी में। माय कोच विल बी सो प्राउड ऑफ मी, राइट। मीडिया लोग कितना सवाल मुझे पूछेंगे, मैं क्या उसका जवाब दूंगी। और ये बोले कि ये सारे थॉट मैच के दौरान 3-4 सेकंड में वो थॉट मेरे माइंड में फ्लैशबैक की तरह आ गए। कांची से उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, पूरा मैच बदल गया। आई स्टार्टेड लूजिंग पॉइंट बाय पॉइंट। आई थिंक फाइनल स्कोर में देखेंगे शायद वो 21-14 से वो सेट हार गई, 11-3 से 21-14, ठीक है। कांची से कि वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट। उसके बाद उनको ब्रोंज मिला रियो ओलंपिक्स में, फिर आगे गए वो सब कुछ। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, देखिए जो स्पीकर बता रहे थे, जीत से पहले जीत का जश्न नहीं बनाना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे तालीम आके बताएंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम सबके लिए वी हैव अ फैबुलस माइलस्टोन कमिंग अप A70, ठीक है। सबको पता है A70, सब लोग ALS में है हमारे साथ। A70 में कितने लोग को लगता है कि A70 के ALS में तो मैं हूँ ही हूँ। हम जाएंगे, हमारे साथ हमारे बच्चे होंगे, विल सेलिब्रेट टुगेदर वगैरह वगैरह। और उसके लिए और करीबन 26-27 महीने का एक जर्नी हमें खत्म करना है। इट इज पॉसिबल बट इट इज नॉट डन येट। वो मैच में अभी हम लीड कर रहे हैं 11-3 से, हम रेडी है। ALS का सारा अनाउंसमेंट हो गया है, अगले महीना फेस टू फेस होगा और बहुत कुछ चीजें आने वाली है। अभी अपूर्वा जी आए थे बोल के उड़ीसा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट, सब कुछ चल रहा है, तो सारा माहौल हमारे साथ है। और फिर भी अभी वो 26 महीने का जर्नी हमें खत्म करना है। यू हैव टू फिनिश द रेस। लीड है लेकिन मैच अभी ओवर नहीं है। सो आई जस्ट वांट ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर कि ये जो मोमेंटम है, अभी स्ट्रेंथ है, इसको यूज करना है, इसको लेके 26 महीने का जर्नी खत्म करना है। फिर भुवनेश्वर एयरपोर्ट के अंदर सेल्फी खींच के सेलिब्रेट करेंगे। उससे पहले नहीं सेलिब्रेट होगा। अभी फोकस टुवर्ड टू अचीव आवर A70 गोल, सो दैट वी हैव नो रिग्रेट। कभी हम ना बोले कि मैं लीड पे था लेकिन थोड़ा हिलिया। देखिए 3 सेकंड का लैक ऑफ फोकस इज हर रिग्रेट फॉर हर एंटायर लाइफ। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने लोग हैं, हम सबको ही बोल रहे हैं मैं ALS में हूँ, A70 में, we live with the regret in December 2028. We should feel proud कि 26 महीने तक मैंने अपना फोकस रखा। I did my best effort and I achieved my goal. Thank you everyone. Here is Leslie. समस्त को नमस्कार। Are you all ready? Today is the best day of the rest of our lives, no जी? Because we are completely sold out. What a refreshing session. And अभी जो चंदन बोल रहे थे, right, about the focus. The currency of today's time is focus. Focus is the only superpower. We are just left with 27 months for A70. 27 महीने रहा, and जैसे स्पीकर बोल रहे थे, wonderful session. I'm sure this session, अगर आप सेशन अटेंड करके माइंडफुली सुन रहे होंगे और उसको दिमाग से लेके नोटबुक में छापे होंगे, आई एम श्योर दिस विल टेक यू टू A70 done deal. Because ultimately from today onwards, it's all about a choice. ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଚଏସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମିଟିଂ ଯିବି କି ନାହିଁ। ଖରା ହେଲାଣି ଚଏସ୍ ଅଛି, ମିଟିଂ ଯିବି କି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଚଏସ୍ ଅଛି, ମୁଁ प्लान शो करी कि नहीं, पेस मीटिंग करी कि नहीं। इट्स अल्टीमेटली योर चॉइस। साजी मुंडरे पसई दबा सयने सपने जागरणे मोर चॉइस कोन, व्हाट इज माय प्रायोरिटी एंड नेक्स्ट 27 मंथ पाइन आपण भी आमे भी पापा सबले कहती दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट ओनिंग द ओनरशिप। 27 months, let's take control of our life in our hand. वर्षा हो खरा हो,
डजंट मैटर मो सामने मो गोल अछि A7 रे पहुंचवार अछि निजो को प्रूव करियर अछि आर वी ऑल रेडी रेडी समस्त रेडी तो हाथ टेकिले केतोडे A7 रे जाउछंती श्योर श्योर come and join us in A70 thank you very much back to host all the way from Gorakhpur, UP. बहुत ही रेजिलिएंट होते हैं। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है कि जब आपने कोई चैलेंज आता है उस चैलेंज के सामने आप दोबारा से उठ के खड़े होने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। तो यहाँ पे नेचर आपके सामने कितने भी तूफान साइक्लोन कुछ भी भेजता है, यहाँ के लोग इतने रेजिलिएंट हैं, हर चैलेंज को पीछे छोड़ के दोबारा खड़े होते हैं। और यही वो क्वालिटी है जो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस दिलाती है। तो इस रेजिलियंस को अगर आपने बनाए रखा तो आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और किसी भी जगह पे अगर मैं अपने बिजनेस में भी बात करूं तो जो क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कितना जल्दी हम ओनरशिप ले पा रहे हैं। और ओनरशिप लेने का क्या मतलब होता है, जिस दिन से हम ये कहते हैं कि मैं अपनी ओनरशिप लेता हूँ या लेती हूँ, तो उसका ये मतलब है कि आज के बाद से मेरी लाइफ में जो कुछ भी आता है, कोई भी फेलियर मिलता है, कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई सिचुएशंस आती है, वो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। क्योंकि हम कितने भी टाइम तक रोना रो लें अपनी सिचुएशंस का, अपनी प्रॉब्लम्स का। बहुत बार होता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है, या फिर ये भी लगता है कि मेरा स्पाउस नहीं अच्छा है, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ अगर ऐसा होता, कोई भी चैलेंजेस, मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसी है, बहुत सारी चीज़ें सबको ऐसा लगता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं लाइफ में। पर हम कितना भी लंबे समय तक अपनी सिचुएशंस का रोना रो लें, वो चेंज नहीं होने वाली है। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। और जिस दिन से आप ओनरशिप लेते हैं, इसका मतलब है कि उस दिन के बाद से अपनी सारी चीजों के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। और इस बिजनेस में भी हम आते हैं ना, बहुत बार होता है जब नए लोग बिजनेस में आते हैं तो उन्हें लगता है कि बिजनेस में आ करके उन्होंने, जिसने स्पॉन्सर किया है ना, उनका जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर कोई एहसान कर दिया है। क्योंकि स्पॉन्सर होता है, बहुत बार होता है कि बहुत सारा फॉलोअप कर रहा होता है, बहुत सारा एफर्ट कर रहा होता है, तो जो नया बिजनेस में आता है उसे लगता है कि हमने इस फेवर कर दिया है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने दिन हम ऐसे गुजारते हैं कि हमने इसके ऊपर एहसान कर दिया है, उतने दिन तक आपका अपना बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है। बिजनेस में आ भी जाते हैं, कई बार हम सोचते भी हैं कि चलो ठीक है बिजनेस को करते हैं, लेकिन जब प्लान दिखाने की बात आती है, जब डेमो करने की बात आती है, तो हमें लगता है, मतलब जो नए लोग होते हैं उन्हें लगता है कि ये तो मेरे अपलाइन का काम है, होता है ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब तक हम खुद अपने लिए मीटिंग सेट करना, प्लान दिखाना, डेमो करना नहीं स्टार्ट करते हैं, तब तक हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक वो अपलाइन का बिजनेस है। तो जितनी जल्दी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जितनी जल्दी आप ओनरशिप ले सकते हैं, उतनी जल्दी से आप अपने सक्सेस के जो वो स्टेप्स हैं वो चढ़ना शुरू कर देंगे। तो ओनरशिप लेना इंपॉर्टेंट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या चीजें, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा एक ब्रांड, एक पापड़ का ब्रांड है लिज्जत पापड़, सुना है नाम? खाया भी होगा ज्यादातर लोगों ने। तो लिज्जत पापड़ की शुरुआत कैसे हुई थी? जिन्होंने शुरुआत की थी वो लेडी जसवंती बेन जमुनादास पोपट 1959 में उन्होंने अपने जैसी 6 और गुजराती लेडीज को इकट्ठा किया।
ये 7 लेडीज ने मिल करके 80 रुपीज पूल किए और इन्होंने शुरुआत की श्री महिला गृह उद्योग। और इनकी फिलॉसफी के एम्प्लॉय नहीं रखते थे, ये सबको पार्टनर बनाते थे। और वहां से आप सोचिए कि जसवंती बेन जमुना दास पोपट के पास क्या बहुत एजुकेशन रही होगी, क्या बहुत पैसा था। पैसा 80 रुपए इकट्ठा करने के लिए 7 लेडीज ने पूल किया था और वहां से शुरू किया उन्होंने। और कम्युनिटी बेस्ड इनका बिजनेस आज बहुत सारी कंट्रीज में पहुंच चुका है इनका प्रोडक्ट। और 2021 में जसवंती बेन जमुना दास पोपट को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आज कितनी हमारे पास एजुकेशन है, क्या रिसोर्सेज हैं। आपको जो करना चाहते हैं वो अगर लगातार कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, अभी रश्मिता बात कर रही थी फोकस, तो फोकस अगर हमारा कंसिस्टेंट फोकस बना हुआ है, कंसिस्टेंट एक्शन करते रहते हैं तो वो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, वो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें करनी होती हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें पहले से कितना आता है। यहाँ पे अगर हम करना चाहते हैं, बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, बिल्ड करता। और मुझे बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें सीखनी थी। तो सीखने का तरीका क्या है यहाँ पे, जब आप मीटिंग्स में आते हैं, जब आप ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, जब आप ऑडियो सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वहां से बिजनेस को सीखते हैं। बिजनेस को सीखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके पास कितना भी अच्छा टूल हो, अगर उसे यूज करना नहीं आता तो वो टूल का कोई मतलब नहीं होता है। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी गन भी हो और अगर एम करना, टारगेट करना और उसको चलाना नहीं आता है तो कभी टारगेट हिट नहीं होगा। टारगेट हिट कब होगा? जब हम सीखते हैं कि उस टूल को यूज कैसे करना है। हम एमवे के साथ एसोसिएटेड हैं और एमवे के बारे में अगर आप बात करें तो ग्लोबली 70 साल पूरे करने जा रही है ये कंपनी। इनके पास न्यूट्रलाइट ब्रांड की अगर बात करें तो 6000 एकड़ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं। इनके पास 800 से ज्यादा साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस की टीम है। इंडिया में इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और हमें विजिट करने का मौका मिला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। तो आप में से भी कुछ लोग गए होंगे। जब हम किसी फैक्ट्री की बात करते हैं, आप अगर सोचिए, एटलीस्ट मैं ऐसा ही सोचती थी, किसी फैक्ट्री में जब इमेजिन करते हैं कि फैक्ट्री में जा रहे हैं तो क्या इमेजिन करते हैं कि शायद फर्श पे ग्रीस पड़ा होगा, कहीं पे कचरा होगा, रॉ मटेरियल कहीं इकट्ठा किया होगा और कुछ गंदगी दिखाई दे सकती है, कालिक होगी, ऐसा इमेजिन करते हैं। फैक्ट्री स्मोक होगा। पर जब आप इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी साइंटिफिक लैब में आ गए हों। हम सभी को वो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर हो रहा है वहां एंट्री भी नहीं मिलती। आपको एक विंडो बने रहते हैं, विंडो से देखना होता है और उस विंडो के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, पूरा फुल यूनिफॉर्म, एप्रन, मास्क, ग्लव्स, सारी चीजें पहने हुए और सारी चीजें इतनी नीट एंड क्लीन, आपको लगेगा जैसे आप किसी लैब में आ गए हैं। तो ये चीजें जब आप देखते हैं, जब आप समझते हैं, जब आप जानते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते हैं तब आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से शेयर कर पाते हैं। आप सोचिए, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर एमवे का आपने एक प्रोडक्ट लिया, यूज किया, आपको अच्छा लगा, पर कितनी बार आप कहेंगे ये बहुत अच्छा, आप एसेट मान लीजिए लेते हैं, एलओसी लेते हैं, कोई भी, आपने कहा कि ये मैंने लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे कपड़े साफ हो गए, बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, ले लो। कितनी बार इसको रिपीट करते रहेंगे कि कस्टमर का फेथ बन जाएगा। हो सकता है कुछ लोग ले भी लें, लेकिन जब आप सीखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स क्यों यूनिक हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में क्या ऐसा है जो डिफरेंट है, न्यूट्रलाइट क्यों दुनिया का नंबर 1 फूड सप्लीमेंट ब्रांड है, क्यों एमवे का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर दुनिया का बिकने वाला नंबर 1 प्रोटीन पाउडर है। तो तब आप जब उन चीजों को समझेंगे
यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NSTS नेशनल फॉरेंसिक्स यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, इस एजेंसी से प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई किया गया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी यानी वो यूनिवर्सिटी जहां पे DNA लेवल तक टेस्टिंग करते हैं, जहां पे वो पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर ट्रिलियन मतलब बिलियंस पार्ट्स में एक पार्ट भी अगर कोई ऐसा चीज है जो नहीं होना चाहिए वो है तो वो उसे टेस्ट कर सकते हैं, और वहां से हमारे प्रोडक्ट्स सर्टिफाई हुए हैं। तो आपके पास जो टूल है वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का, वो बहुत हाई क्वालिटी का है, लेकिन क्या हम उसके बारे में सीख पा रहे हैं? तभी हम शेयर कर पाएंगे, क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है वो बहुत अवेयर है, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन हैं। और यही रीजन है कि टीवी में भी जो एड आते हैं या आपके पास कोई 10 सेकंड का भी एड आता है तो आप देखेंगे कि उसमें कोई ना कोई जो भी उस प्रोडक्ट का USP यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है वो शेयर करते हैं। तो क्या हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज ले पा रहे हैं? वो इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए ज़रूरी है। तो जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितनी मीटिंग्स होती हैं, हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और कहूँगी लेडीज़ के लिए कि जब हम होता है लेडीज़ के साथ होता है कि शॉपिंग करती हैं, बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हैं, तो वो कपड़े, घर की चीज़ें, सारी चीज़ें खरीद लेती हैं। मतलब मैंने देखा है मेरे यहाँ पे ऐसा होता है, सब कुछ खरीद लेती हैं, लेकिन जब एमवे का ऑर्डर लगाने की बात आती है तो वेट करती हैं हस्बैंड लगाएंगे। तो वो नहीं करना है, बहुत ही सिंपल होता है। आप ये सारी चीजें खुद ओनरशिप लीजिए, सीखिए कि कैसे ऑर्डर लगाया जाता है, कैसे ऑनलाइन मीटिंग, अगर आपको किसी को डेमो दिखाना है, आप नहीं जा सकती हैं, घर से काम करना चाहती हैं, तो कैसे मीटिंग सेट होगी, उसके लिए किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बहुत सिंपल हैं। कैसे मीटिंग सेट होगी, कैसे आप 1-on-1 उनको डिजिटली कोई चीज दिखा सकती हैं, ये चीजें अगर सीख ली तो सोचिए कि जो आपका फ्री टाइम है उस टाइम में हो सकता है आपके हस्बैंड को मौका ना हो कि वो आपके लिए वो काम कर दे, पर अगर आपको खुद आता है तो किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें सीखना जरूरी है, क्योंकि लर्निंग से धीरे धीरे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। नहीं तो क्या होता है, दिमाग में तो बहुत सारे तरीके के, हजारों तरीके के थॉट्स हर टाइम आते रहते हैं, और जब दिमाग में हजारों थॉट्स दिन भर में आते हैं तो वो इसको कहते हैं कि वो एक मेंटल क्लटर बना देते हैं। अब इस मेंटल क्लटर से क्लैरिटी तक कैसे पहुंचेंगे, उसका सिंपल सा तरीका है कि हमारे लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको लिखना, उसको विजुअलाइज करना। डे टू डे लाइफ में आप सोचिए कि हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे काम करने को होते हैं। अब जितने सारे काम हमारे हर दिन होते हैं करने को, एक्चुअली हम देखते हैं कि वो उतना शायद दिन में जितना टाइम है उससे ज्यादा काम करने को है हर दिन। तो अब क्या होता है कि जब हमने लिस्ट नहीं बनाई है, जिसको कहते हैं टू डू लिस्ट, अगले दिन के लिए नहीं बनाई है, तो जो चीज सामने आती है हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। पर डिफरेंस कहाँ आता है, जब आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसको ऐसे बनाइए कि जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर रखिए, फिर प्रायोरिटी के हिसाब से अपने काम को अरेंज कर लीजिए। तो होगा यही जो पहले हो रहा था कि कुछ काम हो जाएंगे, कुछ काम तब भी छूटेंगे, पर वो काम छूटेंगे जो सबसे कम इंपॉर्टेंट थे। तो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है अगर, तो इम्पॉर्टेंट है कि क्या प्रायोरिटी है मेरी, उसके लिए टाइम हम निकाल ही लेंगे। काम क्या करना है, हमें करने हैं 2 STPs हर रोज। पहला STP है शो द प्रोडक्ट, दूसरा STP है शो द प्लान। तो जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से शेयर करते हैं तो हम बहुत सारे कस्टमर्स बनाते हैं, और कस्टमर सिर्फ कस्टमर नहीं बनाते, हम लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। आपका सोशल सर्कल बड़ा होता है, आपको पसंद करने वाले लोग ज्यादा होते चले जाते हैं, क्योंकि
जब आप जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं कस्टमर जो है उसकी प्रॉब्लम में, उनको सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनती है। और यही वजह है कि हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो 15 साल 20 साल पुराने हैं, जो शुरुआती टाइम से हैं, और उन्हें कस्टमर का बिहेवियर ऐसा होता है कि शायद वो हर महीने प्रोडक्ट नहीं ऑर्डर करें, बीच बीच में वो कुछ और भी यूज करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो वो थोड़े समय बाद फिर उन्हें याद आता है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट ये तो ज्यादा अच्छा था, फिर वो मांगते हैं। और आजकल तो हम प्रेफर्ड कस्टमर बना देते हैं, वो अपना ऑर्डर भी कर पाते हैं। तो कस्टमर बनाने का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, कस्टमर बनाने का मतलब उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, जिससे आपकी अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड होती हैं और उसी से आपका बिजनेस बड़ा होता है। तो जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं उतना बड़ा आपका सोशल इम्पैक्ट बनता है, और आपका जितना बड़ा सोशल इन्फ्लुएंस है वही आपको सक्सेस तक ले जाता है। दूसरा STP शो द प्लान है। प्लान दिखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज अगर कोई भी सक्सेसफुल है तो वो इसीलिए सक्सेसफुल है कि किसी ने टाइम निकाला था उसको वो प्लान, वो आइडिया समझाने के लिए। तो अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं और लोगों की जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लान दिखाने का ये मतलब नहीं है कि हम उनके लिए डिसीजन ले रहे हैं। प्लान दिखाने का मतलब है कि आप उन्हें इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो अपने लिए डिसीजन खुद ले सकें। और आपको नहीं पता कि कौन बिजनेस करेगा कौन नहीं करेगा, जब तक आप प्लान नहीं दिखाएंगे तो आप पहले से नहीं डिसाइड कर सकते हैं। वो शिकार नहीं कर पाता है। सिर्फ 1/4 होते हैं शेर के, उतने टाइम में ही वो सक्सेसफुल होता है, यानी 3/4 टाइम्स वो फेल होता है। और सिर्फ शेर ही नहीं, जितने भी शिकारी जानवर हैं मोर और लेस ऐसा ही होता है। और सिर्फ शिकारी जानवर ही नहीं, ज्यादातर जगह मछलियां होती हैं, मछलियां जितने अंडे देती हैं 50% एग्स दूसरी मछलियां या दूसरे जानवर खा जाते हैं। पेड़ों के जितने बीज होते हैं 50% से ज्यादा चिड़िया खा जाती हैं या डिस्ट्रॉय जाते हैं, सड़ जाते हैं। रेन होती है बारिश, आधी से ज्यादा बारिश समुद्र में होती है। तो ये हर जगह होता है। और हर एक, जिसको कहते हैं नेचर में हर एक एनिमल है, ट्रीज हैं, सब इसके साथ सिंक हैं। हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट। सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो 2-4 अटेम्प्ट्स में अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो अपने आप को फेलियर समझने लगता है। तो हमें ये समझना है कि हम अगर जो भी आज अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हमें सक्सेस की ओर ले जा रहा है। जरूरी नहीं है कि हर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो, लेकिन आपका हर एक अटेम्प्ट आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है, इसको हमेशा याद रखिए। और ऑब्जेक्शंस बहुत सारे तरह तरह के लोगों को आते ही रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो या बहुत सारे तरीके के लोग सवाल उठाते हैं। कोई भी अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो ये मतलब नहीं है कि वो आपको मना कर रहा है या वो नेगेटिव बोल रहा है। सवाल पूछने का मतलब है कि वो और इंफॉर्मेशन चाहता है। तो कभी भी कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको वहां ये नहीं समझिए कि आपके प्रेजेंटेशन में कोई कमी है या फिर ये इंसान सही नहीं है। सवाल अगर कोई पूछ रहा है मतलब उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसका पहली बात ध्यान से उसके सवाल को सुनिए। और क्या होते हैं सवाल? कोई कहेगा प्रोडक्ट महंगा है, ज्यादातर लोग कहेंगे प्रोडक्ट महंगा है, तो आप उनसे पूछिए। ज्यादातर ऐसा होता है, हम लोग जब पूछते हैं कि अच्छा आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, तो ज्यादातर बार जवाब ये आता है कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं यूज किया होता है। वो कहते हैं हमने सुना है। तो आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता था कि प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन जब मैंने इनको इस तरीके, जब भी आपको कोई आइडिया देता है वो यूं ही नहीं देता है, वो आपका बैंक बैलेंस नहीं चेक करता है, वो देखता है आपका फेथ, आपके अंदर कितना बिलीफ है। और वही भगवान
जिसने आपको ये आइडिया दिया है, आपके दिमाग में ये आइडिया प्लांट किया है, वो आपको विजन भी देगा, वो आपके पास लोग भी भेजेगा, वही आपके पास रिसोर्सेज भी भेजेगा, वही आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी भेजेगा। आपका काम उसके डिसीजन क्वेश्चन करना नहीं है। उसने आपके दिमाग में जो आइडिया प्लांट किया है वो बिना किसी प्रोविजन के नहीं किया है, उसने ऑलरेडी रास्ता बना रखा है। ओवरथिंक करना आपका काम नहीं है, आपका काम है स्टार्ट करना। स्टार्ट करना स्कैरी हो सकता है और चीज हमें जानना है, ओवर थिंकिंग जो होती है ना, वो हमारे सामने वॉल क्रिएट करती है और एक्शन रास्ता बनाता है। हम जिस बिजनेस में हैं, एक सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे बिजनेस की कि हम एक सोशल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, सोशल पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो मेरे हिसाब से इस बिजनेस का है ना, कि वो सिर्फ केवल अपनी लाइफ को नहीं बिल्ड करते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। और आप पास्ट में आप जाकर के जब आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हुए जिन्होंने हाथ धोने को प्रमोट किया और आज बहुत बड़े ब्रांड हैं, जिन्होंने दूध पीने को प्रमोट किया और आज बहुत बड़े ब्रांड हैं, रोज खाओ प्रमोट किया, आज बहुत बड़े ब्रांड हैं। तो सोशल मार्केटिंग क्या होती है? जब आप मार्केटिंग के टेक्निक्स को यूज करते हैं लोगों के फायदे के लिए, जहां लोगों का बेनिफिट हो रहा हो, उन्हीं मार्केटिंग के टेक्निक को यूज कर रहे हैं लोगों के फायदे के लिए। यही है सोशल मार्केटिंग और इससे आप बहुत बड़ा, अगर आप सोशल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। एक और चीज है हमारे बिजनेस में क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। सबसे पहली चीज हमारे बिजनेस में जो सबसे अच्छी चीज हम लोगों को देते हैं ना, वो उनके स्वास्थ्य पर उनका फोकस, उनके स्वास्थ्य पर उनका ध्यान ले जाना। किस तरह से हम लोगों को बताते हैं कि हेल्थ के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज का क्या रोल है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का क्या रोल है, रिलैक्सेशन और स्लीप का क्या रोल है, या हम ये भी बताते हैं न्यूट्रिशन का क्या रोल है, पोषक तत्वों का हमारे हेल्थ में क्या रोल है। जब ये बताते हैं और इसको अच्छे से लोग समझते हैं तो लोग स्वस्थ होते हैं। और जो हमारे बिजनेस के प्लान को, हमारे बिजनेस के अर्निंग प्लान को, अर्निंग पोटेंशियल को जब हम उनको दिखाते हैं इसके थ्रू, तो उससे एक समृद्धि आती है। तो मैं स्वस्थ और समृद्ध, मेरे से जुड़ा हर इंसान स्वस्थ और समृद्ध। एक सोशल इंपैक्ट की तरह से आप करते हैं कि मैं स्वस्थ और समृद्ध और मेरे से जुड़ा हर इंसान स्वस्थ और समृद्ध। तो अगर हम देखें तो कितने तरीके के वेल्थ हम विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। एक तो फिजिकल वेल्थ जो हमारा हेल्थ है, दूसरा फाइनेंशियल वेल्थ, तीसरा टाइम रिलेटेड वेल्थ, चौथा मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। तो इस तरह के कई सारे तरह के हेल्थ हैं। अब हम कितना बड़ा अपने लिए सोच रहे हैं, मतलब ऐसे समझिए कितना बड़ा हम सोशल इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन अभी आज के डेट में अगर हम ज्यादातर लोगों को देखें ना, कि हम जो चाहते हैं और हम जहां हैं, इसमें एक बड़ा गैप है। हम चाहते हैं वहां पहुंचना, हम जहां पे हैं। अब ये कब शुरू होगा? जब हम चलना शुरू करेंगे, और चलना शुरू करने में हमें पहला कदम बढ़ाना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग, मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, वहीं बैठ करके सोच रहे होते हैं ऐसा करना, ऐसा हो जाए, ऐसा करना, ऐसा हो जाए, और ज्यादातर टाइम पे हम वो एक्शन नहीं डाल रहे होते हैं। तो कुछ मतलब नेचर से बहुत सारे लॉ को आप समझ सकते हैं। एक
छोटे क्लासेस में 7th 8th मतलब प्राइमरी क्लासेस में आजकल साइंस में वो पढ़ाता था न्यूटन का लॉ। वो बच्चा क्या कहता है कि ऐसा नहीं, इनर्शिया यानी जड़त्व। इनर्शिया क्या होती है? केवल रुकी हुई चीज को ही इनर्शिया नहीं कहते हैं। अगर कोई चीज एक स्पीड में एक सीधी रेखा में चल रही है, न उसकी स्पीड ज्यादा हो रही न कम हो रही, उसको भी इनर्शिया कहते हैं। यानी आपके जैसी स्थिति है वैसी बरकरार है तो आप इनर्शिया के शिकार हैं। और अगर रुका हुआ है, कोई भी चीज रुकी हुई है तब भी इनर्शिया के शिकार है, और जैसी स्थिति है वैसा बरकरार है, वो भी इनर्शिया के आप शिकार हैं। तो इनर्शिया को मोमेंटम में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा हमें? वो आपको उसके लिए ताकत लगाना होगा, कार्य करना होगा। जब तक आप ताकत नहीं लगाएंगे तब तक अपने आप वो चीज स्पीड उसकी ज्यादा नहीं होगी या स्पीड उसकी कम नहीं होगी। अपने आप से नहीं होगा, उसके लिए ताकत लगाना पड़ेगा। वो ये चीज अपने आप अपनी जगह से नहीं हिलेगी। कितना भी बैठ के हम सोच लें हिल जाएगा, ये हिलेगी। ये मान लीजिए ये बॉटल है, हम बैठ के सोच रहे हैं, सब लोग मिलके सोचो जरा एक बार, सारे लोग मिलके सोचते हैं, कुछ हुआ? खाली बॉटल है, सारे लोग मिलकर सोच रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब तो वही ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, एक्शन से ही होगा। तो डेली एक्शन में हमें क्या करना है, बस ये ध्यान रखना। मैं बेसिकली इस बिजनेस को 4 मेन फंडामेंटल्स जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। नंबर 1, कस्टमर बिल्डिंग। कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लो, से आप एमवे को थोड़ी देर के लिए, एमवे बिजनेस को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं भूल जाओ। मैं जिस बिजनेस में था मैं हमेशा उसी बिजनेस को सोचता हूं। एक कोई भी बिजनेस आपका, कोई रिटेल स्टोर है, कोई प्रोविजन स्टोर है, कोई गारमेंट्स का स्टोर है, कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी बिजनेस है, आपको कितने कस्टमर चाहिए? कितने हैं? बहुत सारे। और इस बिजनेस में 3 कितने चाहिए? 3, सिर्फ 3, सिर्फ 2, 1 या कितने चाहिए? जरा कस के बोल के बताइए, कितने कस्टमर्स आपको चाहिए? ये हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हम कहीं बिजनेस को इस तरह से सोच रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाएंगे और वो करेंगे और हो जाएगा, तो आप कुछ भी और नहीं सोच रहे, आप एक स्कीम के बारे में सोच रहे हैं, होलसेल बाइंग क्लब के बारे में। कोई भी लीगल और एथिकल बिजनेस इस चीज की सलाह नहीं देता है भारत के अंदर कम से कम। इसलिए पहला फंडामेंटल है हमारे बिजनेस का, सही कस्टमर बिल्ड करना, राइट कस्टमर। अब कस्टमर कौन है? कस्टमर वो नहीं है जिसको हमने प्रोडक्ट बेच दिया। अच्छा, एक वो हमारे यहां बहुत ज्यादा, गंजे को कंघी बेचना, कितने लोगों ने सुना है? इसका मतलब क्या है कि जिसको जरूरत नहीं है उसको मैंने कोई चीज बेच दिया। ये एक बार आप कर सकते हैं। इसको सेल्स कहेंगे क्या? इसको बिक्री कहेंगे क्या? इसको क्या कहेंगे? चीटिंग, धोखा, ये तो कहेंगे। तो हमने किसी को उसकी जरूरत नहीं है उसको जबरदस्ती प्रोडक्ट, हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं, चेप रहे हैं। बस आज हमारा गोल है, इसके लिए हम चेप रहे हैं। क्या वो दोबारा आपसे कभी लेगा? क्या आप उसके साथ में कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं? नहीं। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ही ऐसी है। मैं तो हमेशा एक बात पे ध्यान, अगर मैंने एक्साइटी के बारे में किसी फार्मर को बताया तो मैं जानता हूं उसकी पैदावार की क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी पैदावार बढ़ेगी और उसकी लागत भी हो सकता है कुछ कम हो जाए। मैं एक सोशल पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूं। एक किसी को मैंने हेल्थ के बारे में अच्छे से सारी चीजें बताई, केवल प्रोडक्ट्स नहीं, मैंने हेल्थ के सारी चीजें, वो 4 पिलर्स के बारे में उसको बताया, वो किया। अब उसमें कहीं उसको न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो हो सकता है वो सप्लीमेंट्स लेकर के पूरा कर रहा हो। हमने एक सोशल पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया।
मैंने एक हाउसवाइफ को बताया, जब मैं एक हाउसवाइफ को बताता हूँ एक ऐसे या डिस्ड्रॉप, तो मैं ये भी देखता हूँ कि उसके कपड़े ज़्यादा दिनों तक अच्छे हैं, उस परिवार के, उनके हाथों की सुरक्षा होगी, मेहनत भी कम लगेगा और कपड़े ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेंगे तो उस घर से कम पैसा बाहर जाएगा। जो कपड़े ज़्यादा दिनों तक चलेंगे तो कम पैसा उस परिवार से बाहर जाएगा ना। तो हम किस तरह से अपने बिजनेस को ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कस्टमर कौन है, नंबर 1, जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है पहले उसको प्रोडक्ट देना है। दूसरा, जब हमने उसको प्रोडक्ट दिया तो हमारा वहां काम खत्म नहीं हुआ, उस जो चीज सोच करके उसने उस प्रोडक्ट को लिया है या जो मैंने बता करके दिया है वो रिजल्ट भी उसे मिलना चाहिए। हम लोग ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में थे तो 3 चीजें लिखी रहती थी हमारे साइन बोर्ड के ऊपर, सेल्स, स्पेयर्स और सर्विस। उस टाइम में हम लोग को एकदम ये लिखना, हर एक शोरूम पर वो सामने वो प्रोडक्ट की पिक्चर और अपने कंपनी का नाम सब लिखने के साथ साथ ये 3 चीजें लिखना, यानी ये 3 फंडामेंटल वहां पे थे। तो यहां पर भी कुछ फंडामेंटल तो होंगे ही। तो जब कस्टमर कौन है, राइट कस्टमर कौन है, जब आप जिनको प्रोडक्ट की जरूरत हो और उनको प्रोडक्ट का फायदा मिल रहा हो। और तीसरा एक और चीज है, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी भी हो। हम कोई, हमारे पास हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बहुत सारे, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अभी सारे लगे भी नहीं हुए। कौन सा प्रोडक्ट किस इनकम ग्रुप के लिए है, रेगुलर यूज कर सकता है, हमेशा उसको भी ध्यान में रख करके हम प्रोडक्ट रिकमेंड करें। तो अगर 3 चीजें, देखिए किसी कोई सी कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी है, उसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसको प्रोडक्ट से फायदा मिल रहा है, तो उसको रोज रोज आपको बोलना पड़ेगा प्रोडक्ट लेने के लिए। अगर हम शुरुआत करें इस चीज को ध्यान में रख के, फिर हाँ एक चीज और है कि हमारा कम्युनिकेशन टूटा तो बिजनेस नहीं रहता है कोई भी। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो वो जो दिखता है मतलब ना, वो हम जब सही तरीके से किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। लेकिन में बने हुए हैं, मैं रियली बताऊं कि आज के डेट में बिजनेस इतना बढ़िया हो रहा है इन सब चीजों को लेकर के कि बस हम लोग तो जाकर बस मिलते हैं, थोड़ा उनके यहाँ चाय वाय पिए, थोड़े दिन, 1-2 दिन बाद, 1 दिन के बाद देखते हैं उन्होंने अपना ऑर्डर खुद कर लिया। अब सोचिए इस तरह के अगर आपके पास में कितने कस्टमर्स हैं, बनाए जा सकते, कितने लोग लगता है ऐसे कस्टमर्स बनाए जा सकते हैं अगर कोशिश किया जाए? जरा हैंड रेज करके बताइएगा, ऐसे कस्टमर्स बनाए जा सकते हैं? यस। अब ऐसे कितने कस्टमर्स आप बनाएंगे? जितना, पता नहीं, मुझे नहीं पता है, आप खुद चूज करिए कि कितने ऐसे कस्टमर्स होना चाहिए। यही है प्रोटोटाइप। मतलब एक जब कोई पहली बार एक चीज बनती है ना तो इसमें बड़ा मेहनत लगता है, बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। लेकिन जब इसको स्केल अप किया जाता है, कॉमर्शियली इसको लॉन्च किया जाता है, ढेर सारे बनाए जाते हैं तो उतना पैसा नहीं लगता है। तो पहली बार जब आप ये कर रहे होंगे तो हो सकता है इसमें थोड़ा आपको टाइम लगे इस चीज को बिल्ड करने में, लेकिन इसको स्केल अप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर ज्यादा उतना एफर्ट नहीं लगेगा जितना आपको पहली बार ये करने में लगेगा। तो पहली चीज है कस्टमर बिल्डिंग। दूसरा है अब बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस को स्केल अप करने के लिए हो सकता है आपके उन कस्टमर्स में या आपके कुछ और लोगों में जिनका इंटरेस्ट हमारा एक और प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटी, उनका इंटरेस्ट अर्निंग में भी हो। और मैं तो देखता हूं जब जिनको प्रोडक्ट पर फेथ आ जाता है, मैं ज्यादा बड़ी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसे सोचिए ना, बहुत बड़ी अर्निंग की बात नहीं कि मैं कर रहा हूं, एक एवरेज जो कुछ भी आप XYZ अमाउंट अपना लिख लीजिए, मैं अमाउंट मुंह से नहीं बोलूंगा, कितने हजारों में लिख सकते हैं, सैकड़ों में लिख सकते हैं, जो कुछ भी लिखना हो, कि इतना एक्स्ट्रा, आज जितनी भी इनकम आपकी फैमिली की हो, अगर 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा आता है, कितने लोग मुझे दे देंगे? बताइए, जितना भी आपके घर में अर्निंग आ रही हो, 10,000 अगर एक्स्ट्रा आए, कितने लोग मुझे दे देंगे या किसी पड़ोसी को दे देंगे? नहीं ना। और कितने लोगों को अच्छा लगेगा वो आएगा तो एक्चुअली अगर हम किसी को दिखा रहे हैं बिजनेस, नेचुरली बिजनेस स्केल अप होकर के, मतलब ग्रो करके बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटी भी इनकम में कोई बुरी बात नहीं है, नहीं है, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ी चीज कभी कभी दिखा देते हैं एकदम शुरुआती लेवल पे,
और थोड़े दिनों मेहनत करने के बाद वो जब नहीं उनको अचीव होता हुआ दिख देता है तो जल्दी से फ्रस्ट्रेशन आता है और लोग छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप करने के लिए मैं यही कहूंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस यही कर रहे हैं कि उनको अर्निंग्स के ऊपर पहले कैसे हो सकता है उस पर फोकस करते हुए, और फिर बता रहे हैं कि इसको जब आप ये करना शुरू कर देंगे, इसको स्केल अप करके कितना आप अपनी अर्निंग को अपने गोल्स के हिसाब से कैसे अपने अर्निंग को सेट कर सकते हैं। तो पहला कस्टमर बिल्डिंग, दूसरा बिजनेस पार्टनर्स, बिजनेस एक्सपेंशन, नए बिजनेस पार्टनर्स बनाना। अब ये बिजनेस पार्टनर्स हमारे आ गए, तीसरा स्टेज। अब जो बिजनेस पार्टनर आ गए उनके लर्निंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स को लेकर के, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस को लेकर के, उनकी स्किल्स का डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए एक होता है विल, दूसरा होता है स्किल। हमने देख लिया सारी चीजें, हम विलिंग हैं उस चीज को पाने के लिए, लेकिन अब स्किल भी डेवलप करना है। अब स्किल डेवलप करने के लिए हमें, जब तक हम प्रैक्टिकली उस काम को नहीं करेंगे, नहीं वो स्किल डेवलप होती है। तो लर्न भी करना, मैं जैसे अभी शालिनी बात कर रही थी ना कि एक मेडिकल कॉलेज में किसी ने एमबीबीएस की अपनी पढ़ाई पूरी करी, फिर एंट्रेंस है उनकी होती है कि वो डायरेक्टली अपने सीनियर्स के गाइडेंस में है बहुत सारे मरीजों को देखते हैं, तब जाके उनका मतलब उस योग्य होते हैं कि वो मरीजों को देख पाए इंडिपेंडेंटली। तो उसी तरह वो स्किल्स, जैसे वो नॉलेज और दूसरा उसकी प्रैक्टिस करके स्किल डेवलप करना। अब यही दोनों चीजें होती हैं कैसे, जब हम लर्निंग के लिए क्या क्या आपके सबसे पहली चीज है, आपका कोच और मेंटोर आपके साथ साथ में है। दूसरा, आपके पास में लर्निंग के लिए एक और चीज है, गुरुकुल का प्लेटफॉर्म, एमवे एकेडमी। ये सारे प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप देखिए प्रोडक्ट्स के बारे में या बिजनेस के कैलकुलेशंस के बारे में, अलग अलग लेवल्स के बारे में सारी चीजें, और ये सब अपने आपके जो कोच और मेंटोर हैं उनके साथ में बैठ करके ये समझ सकते हैं। इस तरह की मीटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग मैं तो हमेशा कहता हूं, जो आपकी अपलाइन की टीम मीटिंग हो रही है वहां पे आपकी ज्यादा अच्छी लर्निंग होती है। जो आपके अपलाइन की पेस मीटिंग हो रही है वहां पर आपकी और अच्छी लर्निंग होती है। तो चाहे वो ओपन मीटिंग हो गया, पेस मीटिंग हो गया, टीम मीटिंग हो गया, इन सब मीटिंग्स में अगर टाइम निकाल करके आप फोकस कर पार्टिसिपेट करते हैं तो लर्निंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में या आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके पास में मौजूद हैं। और फोर्थ चीज है, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं, तो लोगों के बिजनेस में जब है तो हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि लोगों को हमें लीड करना है एक लीडर की तरह से। तो सबसे पहली चीज, आपके अंदर वो लीडरशिप एबिलिटी अपने अंदर चेक करना और अपने अंदर वो लीडरशिप एबिलिटी डेवलप करना, ये हमें ज्यादा मतलब ध्यान देने की जरूरत है। तो लीडर वो नहीं है जो लोगों को कहें कि जाओ ये करो। लीडर कौन है? जो एक एक चीज खुद करके दिखाए। समझ गया? लीडर वही है जो एक एक चीज खुद करके दिखाए। तो हमें एक एक चीज पहले खुद करना है, खुद सीखना है, और दूसरा धीरे धीरे जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारी जो टीम है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको धीरे धीरे वो करने में हेल्प करना है। लीडरशिप कंडक्ट की कुछ बातें मैं बताना है कि यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीजें सीखी। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी कि बिना किसी भेदभाव के हम किस तरह से दूसरों के साथ में या सबके साथ में अच्छा व्यवहार करें, कोई बिना भेदभाव के कि ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा नहीं है। ये सबसे पहली चीज हमें देखना है। ट्रांसपेरेंट रहना है, हमें लोगों के साथ में लगातार कम्युनिकेशन में बने रहना है। हमारी जो टीम है उसके लिए हमें अपने आप को बहुत बिजी और हमेशा वो नहीं दिखाना, हमें हमेशा कोशिश करना है हम आपके लिए अवेलेबल हैं। ये अपनी टीम को हमेशा एहसास दिलाना है कि मैं हूं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, ये एहसास दिलाना है। लोगों को हेल्प करना है, लोगों के साथ में मिल करके काम करना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, अकाउंटेबल बनना है। और एक और चीज है, लीडर अपने अधिकारों पर ज्यादा फोकस्ड नहीं होता है, लीडर हमेशा अपने कर्तव्यों पर फोकस होता है।
ज्यादातर लोग ना एक पोजीशन में जैसे जैसे पहुंचते जाते हैं वो सोचते हैं कि बस मेरा यहाँ पर आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है, यहाँ पर ये कोई ऐसे लीडरशिप कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। जैसे जैसे यहाँ आप ग्रो करते चले जाते हो, बस एक चीज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती चली जाती है। मेरे मेंटोर ने मुझे एक बात सिखाई थी कि लीडर कौन है। लीडर एक सर्वर है अपनी टीम का, लीडर एक सेवक है अपनी टीम का। लीडर कहां काम करता है? लीडर सबसे ग्रासरूट लेवल पर सबसे नए लोगों के साथ जाके काम करता है। वो केवल अपनी टीम के बड़े बड़े लोगों को आदेश नहीं देता, वो तो मैनेजर का काम है। लीडर का असली काम क्या है? जो नए लोग हैं, सबसे नया लीडर का असली काम है ना, कस्टमर कैसे क्रिएट करते हैं ये करके दिखाते। ऐसे बदलाव हैं, ऐसे कोई चेंजेस हैं जो हम चाहते हैं अपनी टीम के अंदर लाने के लिए, वो चेंजेस मैं अपने अंदर लाऊं। जो भी चाहता हूं मैं अपनी टीम के अंदर वो चेंजेस आए, वो अपने अंदर लेकर के आए। सही कल्चर बनाना, यही सब एक लीडर का काम है। और अंत में अपनी बातचीत को यही खत्म करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। All the way from Gorakhpur, UP.